ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है किरदार पेश करने की। आदाब, मैं हूं हेमंत मिश्रा। किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म निकाह और उसके एक अहम किरदार हैदर की। और इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमार सिनेमा की एडिटर और मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंह जी। गीता जी, इस फिल्म का टाइटल इस फिल्म की कहानी बयां करता है, लेकिन इस टाइटल के पीछे भी एक कहानी है। बी.आर. चोपड़ा जी ने अपनी इस फिल्म के जरिए मुस्लिम महिलाओं को जो शरिया लॉज के अंदर जो बहुत कम हक मिले हैं उन्हें दिखाने की कोशिश की थी। और उन्होंने इस फिल्म की कहानी के बाद टाइटल रखा था तलाक तलाक तलाक। लेकिन जब उन्होंने फिल्म की कहानी से जुड़ी चीज़ों को मुस्लिम मौलवियों को दिखाया तो उन्होंने कहा नाम नहीं जा सकता है, क्योंकि ये नाम बोल भी नहीं सकते हैं उनके धर्म के अनुसार। तो फिल्म का नाम कर दिया गया निकाह। गीता जी, फिल्म का टाइटल भले ही चेंज हो गया हो, लेकिन फिल्म की कहानी बहुत कुछ कह जाती है। यही सेंटर पॉइंट है फिल्म का, और इसको दिखाने के लिए ही उन्होंने पूरी कहानी का ताना बाना बुना। और फिल्म के अंदर हैदर सिद्दीकी, जिनके हम जो मुख्य किरदार हैं फिल्म के, राज बब्बर, उनके जरिए एक खुली सोच को दिखाने की बी.आर. चोपड़ा जी की कोशिश थी। हैदर का किरदार उनके लिए कितना लकी और कितना अहम साबित हुआ? राज बब्बर साहब के लिए हैदर का किरदार लकी तो हम कह सकते हैं कि हुआ ही। और बी.आर. चोपड़ा जी के साथ उनका जो एक लॉन्ग एसोसिएशन दिखता है, जो उनकी लगभग सभी फिल्मों में राज बब्बर नजर आते हैं, वो इसी फिल्म से शुरू हुआ था। हैदर फिल्म के अंदर एक उर्दू न्यूज़पेपर के एडिटर दिखाए गए हैं, और जैसा कि पत्रकारों की सोच समाज में हमेशा से एक खुली सोच हमें दिखती आई है, उसी के मार्फत उन्हें एक खुली सोच का आदमी दिखाने की डायरेक्टर की कोशिश थी। सलमा आगा ने अपना डेब्यू दिया था इस फिल्म में। अपनी पहली फिल्म में क्या कुछ कर पाई? सलमा आगा की ये पहली फिल्म थी। बी.आर. चोपड़ा जी को हम सलमा आगा के एक तरह से गॉडफादर मान सकते हैं। सलमा आगा को ट्रेंड करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। उसके बाद वो इस फिल्म में नजर आई, और उन्होंने उन्हें गायिका की तरह स्टैब्लिश करने की भी फिल्म में पूरी कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने उन्हें गाने भी दिए थे। गीता जी, इस फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें दर्शक जानना चाहते हैं। इस फिल्म से जुड़ी ऐसे तो कई दिलचस्प बातें हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि जब फिल्म हैदराबाद की हवेलियों में शूट करने के लिए गए, फिर उसी सेट को उन्हें बार बार वहां जाना पूरी यूनिट के लिए मुमकिन नहीं हो रहा था, तो उसी सेट को दोबारा मुंबई में बनाने की बी.आर. चोपड़ा की कोशिश रही। सलमा आगा, जिन्हें वो एज एन गॉडफादर फिल्म में बॉलीवुड में स्टैब्लिश करना चाहते थे, उन्हें गाने का मौका भी देना चाहते। तो सलमा आगा इससे पहले तो शौकिया तौर पे गाती थी, तो उन्हें जब गाना देने की बात हुई तो उनकी आवाज़, उनके सुर को सुन के फिल्म के संगीतकार रवि ने उन्हें एक सिरे से नकार दिया। बी.आर. चोपड़ा के काफ़ी इंसिस्ट करने पे, जोर देने पे उन्हें उनका वो गाना रखना पड़ा, जो गाना बाद में सुपरहिट हो गया। दिल के अब जब संगीत की बात हुई है तो इस फिल्म के सदाबहार संगीत के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। फिल्म का संगीत इस फिल्म की एक आत्मा हम कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, क्योंकि फिल्म के गानों में एक मैसेज भी आता है, और फिल्म के गाने गजलों के रूप में बहुत समय के बाद हमें निकाह के द्वारा सुनने को मिले। और रवि का म्यूजिक हमेशा से एक सदाबहार, एक मेलोडियस म्यूजिक रहा है, एक रोमांटिक उनके गानों में जो फ्लेवर रहा है वो इन गानों में भी हमें सुनाई देता है। गीता जी, आपसे आखिरी सवाल। फिल्में समाज के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन कई बार उन्हें समाज से ही ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है कि उन्हें कई बार अपनी कहानी बदल देनी पड़ती है, अपने टाइटल बदल देने पड़ते हैं। ऐसा अगर होता है तो उसे भी हमें सोच के चलना चाहिए, क्योंकि फिल्में समाज का आईना बनती हैं या आईना होती हैं, लेकिन फिल्मों को समाज में भड़काऊ चीज़ें वो नहीं कर सकती। फिल्मों के जरिए हम समाज को भड़काने का काम हमें नहीं करना चाहिए। कम्युनल हार्मनी की बात तो हम कर सकते हैं, टेंशन की नहीं। और इस फिल्म के साथ विवाद इसलिए भी नहीं आया था क्योंकि बी.आर. चोपड़ा एक समझदार डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो फिल्म की कहानी के दौरान ही उन्होंने इन कंट्रोवर्सीज को खत्म कर दिया था। और आज एक ऐसा दौर है जहां पे विवाद फिल्मों से जोड़ा जाता है। अगर विवाद रहेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा उन फिल्मों को देखेंगे। ये एक सोच
आज के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की सामने आ रही है। शुक्रिया गीता जी। आज के किरदार में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। किरदार की पेशकश के बाद अब वक्त है सियासी नेपथ्य में कहीं दूर तक पसरे उन सन्नाटों में से कुछ सुलगती खबरों को पहचानने का, वैसी आहटें जो आने वाले वक्त में एक बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती है। अन्ना की रामलीला मैदान में हुई एक तहरीक के वक्त ये नारा लगा था कि देश की जनता यहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है। कोलगेट मामले के बाद जब कांग्रेस हर तरफ से मुसीबतों में घिरी है, ऐसे में राहुल गांधी का मुल्क के सियासी हालातों में इतनी कम दखलंदाजी लोगों को हैरत में डालने वाली है। यहाँ तक कि खुद कांग्रेसी भी सदमे में है कि राहुल गांधी गाहे बगाहे यूं अचानक चले कहाँ जाते हैं। तो पता चलता है कि राहुल को जब भी वक्त मिलता है वो फौरन की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। वो आमतौर पर दिल्ली से 3 जगहों की फ्लाइट लेते हैं। वो हैं दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक। राहुल को करीब से जानने वाले बताते हैं कि ये तीनों जगह राहुल के ट्रांजिट पॉइंट हैं। वहाँ से राहुल आगे की यानी लंदन, न्यूयॉर्क या फिर फ्रांस की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। इतने ऊंचे खानदान वाले नौजवान को उड़ना तो रास आएगा ही। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा बताने के लिए आप हमसे इस एड्रेस पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। गमे जिंदगी तेरी राह में, शबे आरज़ू तेरी चाह में, जो उजड़ गया वो बसा नहीं, जो बिछड़ गया वो मिला नहीं। मेरा हम सफ़र जो अजीब है तो मैं भी हूँ अजीब तर, उसे मंजिलों की खबर नहीं, मुझे रास्तों का पता नहीं। मैं हारा हूँ तो बस इसलिए कि कदम तो बस मिला लिए, मेरा दिल किसी से मिला नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी चैनल पर हिंदुस्तान हमारा के रेगुलर एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी NTI टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूँ अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल के मकाम में हम आपको रूबरू करवाएंगे मुल्क के जाने माने राइटर और हिमालय ड्रग कंपनी के प्रेसिडेंट डॉक्टर S फारूक से। जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है, मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी मेरी जुस्तजू में है।